जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रवि अनिल। विजडम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 14 जून। 14 जून से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्नों के साथ साथ हम देखेंगे उनके संबंधित घटनाओं के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न ये है, यूएन जनरल असेंबली मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए अध्यक्ष किस देश के बनाए गए हैं। पहली बात तो ये है कि यूएन जनरल असेंबली है क्या। देखिए, यूएन के 6 भाग हैं। यूएन के 6 भाग हैं, जनरल असेंबली और सुरक्षा परिषद और सचिवालय और जिसे हम इकोसॉक कहते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और आईसीजे और है आपकी ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, इनमें से एक है यूएन जनरल असेंबली जिसे हम कहते हैं महासभा। महासभा के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये प्रश्न पूछा है। तो ये आपको दिख रहे हैं अब्दुल्ला शाहिद, ये हैं अब्दुल्ला शाहिद और ये हैं मालदीव से। देखिए, इस चुनाव में अब्दुल्ला शाहिद और अफ़गानिस्तान जलमाई खड़े हुए थे, लेकिन भारत ने सपोर्ट किया अब्दुल्ला शाहिद को। ठीक है, चलिए इनसे बनने वाली थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। देखिए, अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अफ़गानिस्तान के जलमाई रसूल के खिलाफ जीतकर यूएनजीए के 76वें, ये क्वेश्चन अच्छा है, 76वें नए अध्यक्ष के रूप में बने हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि भारत क्यों नहीं लड़ा। भारत इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि विजया लक्ष्मी पंडित 8वीं यूएनजीए की, ये कौन सी है, 76वीं 8वीं यूएनजीए की 1953 में अध्यक्षता कर चुकी हैं, इसलिए भारत ने भाग नहीं लिया। बिल्कुल ठीक है। अब इससे पहले वाले कौन अध्यक्ष थे, तो थे वोल्कन बोजकर, जो तुर्की से संबंधित थे। ठीक है, अब बात आती है यूएन चार्टर 1945 के तहत यूएनजीए की मतलब महासभा की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 193 देश शामिल हैं। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सबसे पहले मतदान करना। ठीक है, ये आपको बात पता होनी चाहिए कि यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिसे P5 नाम से जाना जाता है, जिसमें रूस और चीन ये एशिया से आते हैं, यूके और फ्रांस ये यूरोप से आते हैं और आप लैटिन अमेरिका से यूएस को रख सकते हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिसमें एक भारत भी शामिल है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, 193 देशों को 5 ग्रुपों में बांट दिया गया है। अफ्रीकन ग्रुप जिसमें 54 देश आते हैं, 54 सदस्य बैठते हैं, सॉरी। एशियाई ग्रुप, इसमें 54 सदस्य आते हैं। पूर्वी एशियाई, इसमें 23 सदस्य आते हैं। लैटिन अमेरिका में 33 सदस्य आते हैं और पश्चिमी यूरोप में 28 सदस्य आते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए और थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो मैंने ये बता दिया आपको, इसमें 6 भाग हैं। ये ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, ये सब एक्टिव रहते हैं, बाकी 5 बचे। हमने जिसकी बात की है वो है महासभा जिसकी बात की है। ठीक है, ये इस प्रकार से मानिए कि ये विश्व की संसद है जिसमें प्रत्येक देश के 193 देशों के प्रतिनिधित्व आकर इसमें बैठते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की एयरलाइन यूनाइटेड ने वर्ष 2029 तक नए 15 सुपरसोनिक एयरलाइनर खरीदने की घोषणा की है। ये की है वह यूके। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। क्या है सुपरसोनिक एयरलाइंस और क्या है एयरलाइंस यूनाइटेड, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि एक मैक बराबर क्या होता है। एक मैक को हम, जो ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की गति होती है, उसे हम एक मैक मान लेते हैं, जिसकी कितनी होती है 343 मीटर पर सेकंड। एक मैक बराबर अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करें तो 1 2 3 4 मतलब 1234 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बन जाती है। तो देखिए, यूनाइटेड एयरलाइंस का है कि वह बूम सुपरसोनिक, बूम जो हवा में तेज़ आवाज़ जो करते हैं उस टाइप के सुपरसोनिक के साथ ओवरचर विमान लेकर आएगी। ये जो विमान होंगे वो ओवरचर विमान के नाम से जाने जाएंगे, जो 18 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे विमान होते हैं वो बादलों के ऊपर उड़ते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में यात्री विमानों की औसतन चाल कितनी है 850, लेकिन इसकी कितनी होगी, इसकी होगी 1700 मतलब 1.7 मैक। ठीक है, क्या ये ऐसा पहले भी हो चुका है? हाँ, ये पहले हो चुका है 1976 से 2003 के बीच में, लेकिन कुछ कमियां रहीं, जैसे ये फेल मार गया, जैसे कि
बहुत महंगाई, ठीक है, जिसके साथ ये चुनौतियाँ आज भी बनती हैं, जैसे कि बनाने में बहुत सारा लागत आती है, ध्वनि प्रदूषण बहुत होता है, स्वीकृति नहीं मिल पाती, बहुत महंगा है, पर्यावरण लागत बहुत आती है, ठीक है। अब देखिए इसको समझिए कि ये रेशियो है, एक मैक नंबर है, ये ऑब्जेक्ट वस्तु की चाल का अनुपात और किसका अनुपात है, साउंड की, ध्वनि की चाल का अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो हमने बात की थी सुपरसोनिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, किस तिथि को बिरसा मुंडा पुण्यतिथि मनाई गई। तो ये आपको पता होना चाहिए, किस तिथि को बिरसा मुंडा तिथि मनाई गई। तो आपका आंसर होना चाहिए 9 जून, ठीक है। तो बिरसा मुंडा कौन है, क्या हैं, इसके बारे में अभी थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। देखिए पहली बात तो बिरसा मुंडा, पहला क्वेश्चन तो ये है, बिरसा मुंडा का उपनाम क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, धरती आबा के नाम से इन्हें जाना जाता है। और क्या है, 25 वर्ष की उम्र में भगवान का दर्जा प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, ठीक है, जिन्हें भगवान का दर्जा दे दिया गया है। 25 वर्ष की उम्र में जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875, कहाँ हुआ था, बिहार में। मृत्यु 9 जून 1900, केवल 25 वर्ष की आयु में ये शहीद हो गए थे। देखिए इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए झारखंड ने 15 नवंबर को ही अपना पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था अपने आप को, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है रांची में। संसद में एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी है जिनकी फ़ोटो लगी है संसद में। देखिए हुआ ये था कि अंग्रेज़ों ने एक फॉरेस्ट एक्ट पास किया गया था, जिसके तहत पेड़ काटकर खेती करने का, जिसका विरोध किया किसने, आदिवासियों ने विरोध किया। उस समय नेतृत्वकर्ता कोई नहीं था, लेकिन 1895 में, क्योंकि जन्म हुआ इनका 1875 में, जब ये लगभग 20 साल की थे, तो 1895 में बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया और अपनी सेना बनाकर पुलिस चौकियों पर हमला किया। इस तरह पुलिस क्या की, उनके क्षेत्रों से छोड़कर पीछे भाग गई, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, हाँ ये बात है कि जब ये एकत्र हो रहे थे तो इन्होंने एक नारा दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा का नारा क्या है। तो इनका नाम है उल गुलान, जिस प्रकार वंदे मातरम होता है उसी तरह उल गुलान, ठीक है, ये नारा आपको याद रखना है। 1897 में एक व्यक्ति था, पता नहीं कौन था, उन्होंने सिर्फ 500 रुपये के लालच में एक व्यक्ति ने इनका पता बता दिया और इन्हें रांची की जेल में स्लो पॉइजन देकर मार दिया गया, उनकी मृत्यु कर दी गई। स्लो पॉइजन क्या होते हैं, ऐसे जो धीरे धीरे इनकी बॉडी को खाता रहता है, इस तरह से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन्फोसिस के चेयरमैन कौन हैं। इन्फोसिस के चेयरमैन कौन हैं, ये क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये अभी चर्चा में रहा है। ये हैं नंदन नीलकणी। कौन है, नंदन नीलकणी। चलिए देखिए ये अभी वर्तमान में चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है www.incometax.gov.in, ठीक है। पहले ये थी इस नाम से www.incometaxindia.efiling.gov.in, ठीक है। हुआ ये बनी वेबसाइट भारत सरकार ने लॉन्च की, लेकिन ये भारत सरकार लॉन्च करते ही ये सही से काम नहीं कर पाई। ये बनाई किसने थी, इन्फोसिस के द्वारा बनाई गई, लेकिन भारत सरकार के लिए, ठीक है। अब ये सही से काम नहीं कर पाई, तो ट्विटर पर क्या हुआ, इसके खिलाफ स्क्रीनशॉट लेकर जो भी प्रॉब्लम आई उन्हें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग कर दिया गया, ठीक है। इसीलिए ये चर्चा में रहा है। चलिए अब देखिए इन्फोसिस की स्थापना क्या हुई थी, 9 जुलाई 1981 में। हेडक्वार्टर आपको याद रखना है बेंगलुरु में, ठीक है। चलिए देखिए इस वेबसाइट पे होता क्या है, इस वेबसाइट पे आपको रिटर्न टैक्स भरा जाता है। रिटर्न टैक्स मतलब क्या होता है, जैसे कि जब आप इनकम टैक्स भरते हो तो इसकी जानकारी सरकार लेती है आपसे, बिल्कुल, कि आपने सही टैक्स भरा है या ज़्यादा तो नहीं भर दिया या कम तो नहीं भर दिया। अगर ऐसी कंडीशन कोई बनती भी है तो वो टैक्स आपको वापस देना होता है या फिर सरकार आपको वापस कर देती है, इसको बोलते हैं रिटर्न टैक्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस संस्था ने प्रथम रैंक प्राप्त की है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस संस्था ने प्रथम रैंक प्राप्त की है। तो इसका आंसर है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, मतलब जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं MIT, ठीक है। विश्वविद्यालय सबसे टॉप पर रहा है MIT,
अब देख लेते हैं भारत में कौन टॉप पर रहा है। तो देखिए भारत की रैंकिंग ये है, IIT बॉम्बे 172 जो कि महाराष्ट्र में है, 172वें नंबर पर रहा है। IISc जो एक इंस्टीट्यूट है 185वें नंबर पर आया। दिल्ली IIT दिल्ली 193, IIT मद्रास 275वें स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है। चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है तो वो हैं आपके अनूप चंद्र पांडे। भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के किसे चुना गया है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जैसे बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त बोल सकते हैं, निर्वाचन नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे। चलिए देखिए थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं इनके बारे में। ये हैं आपके अनूप चंद्र पांडे, ठीक है, और थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं। देखिए अनूप चंद्र पांडे एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं जो कि यूपी के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। इनसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुनील अरोड़ा, ये आपको याद होंगे। देखिए मुख्य चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, जिसमें ये कौन रहे? मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, 2 बचे सुनील चंद्र और राजीव चंद्र, ये 2 और हैं, तो 3 सदस्य होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना को किस देश से भारतीय नौसेना को किस देश से 24 MS-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों से 3 प्राप्त करने की तैयारी है? मतलब किस देश से 3 जहाज इस नाम से प्राप्त किए जाएंगे? वो किए जाएंगे अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से किए जाएंगे, USA से। तो देख लेते हैं, ये आपको रोमियो दिख रहे हैं, रोमियो फॉर इंडिया, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ी सी और जानकारी। यह मतलब ये वाला जहाज़ 24 MS-60 हेलीकॉप्टर जुलाई तक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 16,000 करोड़ की डील साइन की है 2020 में इंडिया की नौसेना ने, ठीक है। इसका काम क्या होगा? जो जहाज़ होते हैं, पनडुब्बी होती हैं, उनको निशाना बनाना, समुद्र में खोज करना, बचाव अभियान आदि के लिए बनाया गया है। और इसमें क्या क्या लगाया गया है? रडार, नाइट विजन उपकरण, जैसे रात्रि के कैमरे होते हैं ना, उस तरह के लेंस लगाए गए हैं, ठीक है। इस तरह से मिसाइल, हथियारों और टारपीडो से लैस होंगे। पनडुब्बी पानी में जो मिसाइल दाग लेते हैं ना, उसे टारपीडो कहते हैं, ठीक है। इसे किस कंपनी ने बेचा है? तो उसे बेचा है लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों में 2021 के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 में सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? 2021 में सबसे रहने योग्य कौन सा है? टोक्यो जापान, न्यूयॉर्क अमेरिका, ऑकलैंड न्यूजीलैंड, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा ऑकलैंड। ये आपको दिख रहा है, ये ऑकलैंड का चित्र है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। देखिए इसे देखिए गौर से। देखिए ये ऑकलैंड आपका पहले नंबर पर रहा है, दूसरे पे ओसाका रहा है, ठीक है, और आपको तीसरे पे एडिलेड रहा है। यहाँ पे कराची, ढाका ये 137 नंबर पर, कितने में से 140 रैंक यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री ने किस प्रसिद्ध फुटबॉलर को पीछे छोड़ दिया है और 74 स्ट्राइक के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो वो हैं, किसे पीछे कर दिया है? लियोनेल मेसी को पीछे कर दिया है। ये कौन हैं? तो हम बात करेंगे, देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए ये है सुनील छेत्री, इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं, ये आपको याद रखनी है। इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1984 में, ठीक है। ये भारतीय फुटबॉलर हैं। चलिए देखिए सबसे टॉप पर कौन है अभी भी? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके बाद 103 गोल हैं। इसके बाद आते हैं सुनील छेत्री जो भारत से 174 गोल करने, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। और आज का आपके लिए प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। इसी तरह हम डेली आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।